चैप्टर शुरू का केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें देखो बंध की प्रबलता के आधार पर हम देखेंगे, यानी बंध की प्रबलता क्या होती है जिसमें से एनर्जी जो है निकल रही है, ठीक है ना। अब देखो वो कितने प्रकार के, तीन प्रकार की होगी, एक होगी प्रबल बंध और एक होते हैं मध्यवर्ती बंध और एक होते हैं रासायनिक बंध। ये किसके आधार पर देख रहे हैं कि जिसमें एनर्जी जो है बंध बनने पर किसमें सबसे अधिक निकल रही है उस आधार पे। तो सबसे पहले प्रबल बंध जिसमें एनर्जी जो होती है वो होती है 40 किलो जूल से अधिक होती है, ठीक है ना, जिसमें आयनिक बंध आते हैं, सहसंयोजी बंध आते हैं, उप सहसंयोजी और धात्विक बंध आते हैं। अब मध्यवर्ती बंध की बात करें तो उसमें 8 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल तक जो एनर्जी रिलीज होती है उसके आधार पर हाइड्रोजन बंध आता है। उसके बाद रासायनिक बंध की बात करें तो उसमें 8 किलो जूल से जो कम जो होती है हमारी, वो होती है हमारी दुर्बल बंध जिसे हम बोलते हैं रासायनिक बंध, जो हमारा आता है वॉन आकर्षण बंध, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अष्टक नियम जो हम देख चुके हैं, जो कि हमारे किसने दिया था, लुईस उसने दिया था। इसकी कमियां थी बहुत सारी, जैसे कि इन्होंने जो है अपूर्ण अष्टक वाले अणु जो जिनमें जो है पहली कमी ये है कि उनमें अष्टक जो है वो अपूर्ण है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन पूर्णित नहीं है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जैसे कि BF3। तो इसमें देखा तो 6 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो भातम कोश में दिख रहा है। AlCl3 जिसमें कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, BeCl2 जिसमें हमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जो कि उन्होंने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भातम कक्ष में, क्योंकि वो जो है वो किस प्रकृति का बनना चाहता है, वो हमारा बनना चाहता है नोबल गैस की तरह। अब अष्टक का प्रसार देखो, दूसरी कमी है कि इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे PCl5 में देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, SFX6 में जैसे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरी जो थी, इन्होंने छद्म अक्रिय गैस विन्यास था, जिसमें इन्होंने पाया साइंटिस्टों ने कि कुछ जो हमारे धनायन परमाणु है ना, उनके भातम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जैसे कि Zn+2 Cu+ और Pd+2 वाले। अब चौथा इनकी कमी थी कि विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु, है ना, जो कि यानी कि इन्होंने कहा कि अगर 8-8 इलेक्ट्रॉन सब में हैं तो यहाँ पर जो संख्या है वो कैसी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो संख्या हो रही वो कैसी आ रही, विषम आ रही, ऑड आ रही। जैसे कि हमारे भातम कोश में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन कौन कौन, NO2 है जिसमें 7+2 × 8 यानी ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो को कर दिया तो हम कितने हो गए, यानी कि टोटल जब हम देख रहे हैं किसी अणु में इलेक्ट्रॉन तो वो कितने हो रहे हैं, विषम हो रहे हैं। तो 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहे हैं। ClO2 की बात करें तो 33 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो इस तरह से यानी कि सम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर विषम आ रहे हैं, तो ये भी एक कमी थी। अब फॉर्मल चार्ज हम की बात हम करेंगे। देखो फॉर्मल चार्ज के आधार पर हम बताते क्या निकाल सकते हैं, हम संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो फॉर्मल चार्ज किसी अणु में जो है वो कम है किसी परमाणु का, ठीक है ना, तो उसकी संयोजकता ज़्यादा होगी। अगर फॉर्मल चार्ज जो है अधिक है, उसकी संयोजकता कम होगी। तो ये क्या होती है, संयोजकता समानुपाती होती है फॉर्मल चार्ज की। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं कि किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या और माइनस कर देंगे कि उनके आसपास जो है, जब हम गोल चक्कर बनाते हैं और इतने ऐसे गोल चक्कर जिसमें अर्धभरित जो है उनके इलेक्ट्रॉन आए, जो इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन है उससे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। जैसे कि मान लो CO2 है, तो इसमें संयोजकता जो है कार्बन की वो कितनी होती है, 4 होती है। उसको माइनस कर देंगे हम किससे, जो उसमें गोला बनाकर जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे कि इसमें कोई उसके ऊपर क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो 4 से 4 गया 0 जो हमारे हैं इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे SO2 है, तो इसमें देखो लोन पेयर है सल्फर के ऊपर, तो सल्फर का जब हमने निकाला, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, हमने सल्फर का निकाला फॉर्मल चार्ज, तो उसका भातम कोश में इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 हो गए सल्फर के, और माइनस कर देंगे इसमें उपस्थित जो है गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन से माइनस करते हैं 0, इसके ऊपर क्या है, फॉर्मल चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, इसमें भी हम जब देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होती है हमारी 6, तो 6 में से 6 गया, यहाँ भी 0। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन और सल्फर का निकालते हैं तो देखो यहाँ पर SO4 है, तो यहाँ पर क्या करा हमने, सल्फर का तो 6 हो गया, माइनस कर दिया, उसमें जो गोले में आ रहे इलेक्ट्रॉन कितने, 4 आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, +2 फॉर्मल चार्ज हमारा निकल कर आया है। और इसी तरह से पहले और दूसरे ऑक्सीजन पे देखेंगे, उसमें भी -1 आ रहा है, ठीक है ना, इसी प्रक्रिया से, इसी मेथड से अगर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मान लो O- का निकालने जाए
तो यहाँ पर हम जो है इनका फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। जब किसी परमाणु का फॉर्मल चार्ज दे दिया हो तो उसका हम फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका दिया हुआ है। और ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये काल्पनिक या दर्शाया हुआ या ना दर्शाया हुआ चार्ज होता है, ठीक है ना। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैंने बोला स्थायित्व। अब ये फॉर्मूला भी है, स्थायित्व जो है विश्वित क्रमानुपाती होता है किसके, फॉर्मल चार्ज के। अब कुछ अणु के स्ट्रक्चर जैसे SO4 -2 है, देखो जहाँ -2 हो या -1 इस तरह से हो तो उस पे डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको हम जो है डबल बॉन्ड से नहीं बस प्रदर्शित करेंगे। बाकी हम संरचना यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर लोन पेयर हो वहाँ पर हमने लोन पेयर लगा दिया सल्फर पे, और इस तरह से हमने संरचनाएं बनाई हैं, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन है कि SO4 - 2 का स्टेबल संरचना कौन सी होगी। देखो अगर संरचना पूछ रहा, अगर हमें संरचना याद है तो हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तो हम अति व्यापन से हम देख सकते हैं, स्थायित्व से, ठीक है ना। तो स्थायित्व क्या होती है, फॉर्मल चार्ज के अव्युत क्रमानुपाती। तो फॉर्मल चार्ज इन तीनों का हमने निकाला, जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम उसकी स्थायित्व ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थायित्व मतलब स्टेबल। तो यहाँ पर जो है पहले उसमें जब हम निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि उसकी फॉर्मल चार्ज 0 है, और ये सबसे ज़्यादा कम होगी, और यही स्थायित्व होगी, और यही हमें पता भी, यही संरचना भी है SO4 की। अब इसी तरह से केंद्र परमाणु क्या होता है कि जिस परमाणु की संख्या कम व विद्युत ऋणता कम होती है, यानी कि जिसमें अणु में है ना क्या होती है, परमाणु की संख्या कम होती है, वो हमारा केंद्र परमाणु होगा, या फिर जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो कभी भी जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं, किसमें, सेंट्रल एटम में। अब क्वेश्चन है SOF2 की स्टेबल संरचना। तो हमें SOF2 की अगर याद है तो हम लिख सकते हैं, नहीं याद है तो यहाँ भी फॉर्मल चार्ज निकालो तीनों का, और हमें पता लग जाएगा कि जिसमें फॉर्मल चार्ज सबसे कम है वो स्थायित्व यानी स्टेबल जो होगी वो अधिक होगी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखो 1 + पाई बटे में सिग्मा जो होता है वो होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि दो परमाणु के मध्य बंधु की संख्या को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। SO4 - 2 आयन में जब S और O यानी दो परमाणु के मध्य, ये याद रखना, SO या O या किसी और अन्य परमाणु के बीच में हम अगर पूछ लें तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं 1 + पाई / सिग्मा से, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने क्या करा, इसमें देखो S और O के बीच में कितने सिग्मा बंध हैं, तो यहाँ पर हमें 2 सिग्मा बंध है और 2 पाई बंध है, तो 2/2 हो जाएगा 1 + 2 बाय। अच्छा सिग्मा बंध कितने हैं, SO4, अच्छा चारों ही उसमें है ना, तो चारों ही हमें निकालने में S और O, देखो यहाँ पर सिर्फ S और O ही तो है, तो यहाँ पर 4 तो सिग्मा हो जाएंगे और 2 पाई हो जाएंगे। तो ये हम जब सॉल्व करें तो 1.5 जो होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन SO2 Cl2 में देखा हुआ S और O के। अब यहाँ पर Cl2 को नहीं लेना है, तो हमें स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और फिर हमें देखना है सिग्मा और पाई बंध कितने, और दोनों को जो है आपस में डिवाइड करके लिख देना। ऊपर पाई आएगा, नीचे सिग्मा आएगा, 1 प्लस में रहेगा, और इस तरह हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी बंध, जिसमें जो है आपस में साझेदारी इलेक्ट्रॉन करके दो परमाणु जो है आपस में बंध बनाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सहसंयोजी बंध। और कोवेलेंट और उप सहसंयोजी जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन अपने पूर्ण तरह से यानी अपने खुद से इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा जो है कोई भी भागीदारी नहीं लेता है, तो उससे हमारा जो बॉन्ड बनता है वो हमारा उप सहसंयोजी बॉन्ड होता है, जिसमें वो ए जो है पूर्ण रूप से अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दे, तो वो हमारा उप सहसंयोजी बंध है। और हम तीर से हम दिखाते हैं कि जिसके तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और जिस तरफ तीर का निशान आ रहा है उससे इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उप सहसंयोजी बंध हो जाएगा। अब बंधन ध्रुवता या क्रम और अतिव्यापन के आधार पर हम देखते हैं इस सहसंयोजी बंध को। तो सबसे पहले ध्रुवता के आधार पर देखें तो दो हमारे बंध होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय पोलर बॉन्ड और अध्रुवीय नॉन पोलर। तो ध्रुवीय बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 के बराबर नहीं होती, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन फ्लोरीन में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कौन से परमाणु होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इस तरह से जो हमारे
और ब्रोमीन, ये सब हमारे जो होते हैं ना ध्रुवीय प्रकृति इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं, और ये अगर किसी अणु से है तो यहाँ पर ध्रुवण दर्शाएंगे। अगर अध्रुवीय की बात करें तो जब समान परमाणु होते हैं आपस में से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें समान होगी, तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर किसकी होगी, जीरो की होगी, कोई अंतर नहीं, यानी जीरो के बराबर। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और एक और चीज़ याद रखना, अध्रुवीय हमारे बंद एक और होते हैं जिससे याद करने की जरूरत है, जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर ये दोनों दे रखे हो तो ये मान लो कि ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, जीरो, यानी ये अध्रुवीय है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि सभी बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के रहते हैं। तीसरा है यार क्रम के आधार पर बॉन्ड और, तो उनके मध्य कितने बंद होंगे, जैसे कि एक एकल बंद हो सकता है, द्विबंध हो, त्रिबंध हो सकता है। तो एकल बंद है तो यहाँ पर एक तो हमारा सिग्मा होता है, बाकी तीन दोनों में अगर देखें तो हम बाकी में पाई बंद होते हैं। क्वेश्चन है कि अधिकतम बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो बताया 3 बंद तक हमें मालूम है, लेकिन एक यहाँ पर परमाणु एक अणु दे रखा है Re2Cl8 और आवेश इनका -2 दे रखा है, तो इसमें जो बंद होते हैं वो 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक उसमें डेल्टा बॉन्ड होता है, डेल्टा बंद होता है, जिसके बारे में आगे देखेंगे। अब अतिव्यापन के आधार पर, यानी हमें वीबीटी में देखना होगा कि एक तो हो जाएगा हमारा सिग्मा, एक पाई, और डेल्टा के बारे में भी हम कुछ बातें देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये अतिव्यापन के आधार पर हो गया। अब देखो यहाँ पर अतिव्यापन का मतलब है कि वे कक्षक अतिव्यापन करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा घूर्णन जो है विपरीत होता है, और यही वीबीटी है हमारी, कि अतिव्यापन किनका होगा, जिनमें जो है आपस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके, और उनका जो घूर्णन है वो विपरीत होगा। यदि ऊर्जा अंतर देखो कम होगा तो ज़्यादा अतिव्यापन होगा, यानी कि ऊर्जा जो है हमेशा क्या देखनी है, हमें कम देखनी है। जिसमें ऊर्जा अधिक होगी उनमें अतिव्यापन क्या होगा, कम होगा, और जिनमें ऊर्जा कम होगी उसमें अतिव्यापन अधिक होगा, ठीक है ना। अब इससे हमें पता लग गया कि अतिव्यापन की जो सीमा है वो समानुपाती है बंध की प्रबलता के, ठीक है ना। अब देखो कक्षकों की प्रकृति कैसी है। देखो एस कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है, और ये आदिशात्मक होता है क्योंकि इसमें कोई दिशा कहाँ से होगी। और पी कक्षक की बात करें डंबलाकार होता है, और डी कक्षक डबल डंबलाकार होता है जिसमें दिशात्मक होती है, यानी दोनों दिशाएं होती हैं इनमें, ठीक है ना। तो अब जिन कक्षकों में दिशात्मक गुण होते हैं वे क्या होती है, ज़्यादा अतिव्यापन करती है। तो इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन में काम आएगा। अब एक तो अक्षीय, यहाँ से पता लग रहा है कि एक तो अक्षीय हमारा अतिव्यापन हो, जैसे हेड टू हेड हो गया, और एक होता है हमारा दूसरा जिसे हम बात करें पार्श्व या लेटरल, या फिर हम बोलेंगे साइड बाय साइड। तो अक्षीय यानी हेड टू हेड में सिग्मा बंध बनता है, ठीक है ना, ये याद रखना। जैसे कि हमारा एस और एस में जब मिलाएं तो सिग्मा बंध बनेगा, और ये किसके बीच में बनेगा, जैसे एच और एच, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच। और ये कैसा होता है, आदिशात्मक होता है। और अगर हम एस और पी की बात करें तो उसमें भी कैसा, हेड और हेड से बन जाएगा और सिग्मा बंध बनेगा, और ये एक तो आदिशात्मक है और एक दिशात्मक है। और एक हमारा पी और पी के बीच बन जाएगा, और ये किस में बन जाएगा, जैसे पी की बात करें तो वो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी हेलोजन ग्रुप्स है 17वें वर्ग के, वो सारे जो हमारे एस से जब अतिव्यापित होंगे तो हमारे क्या बनेंगे, सिग्मा बंध बनेंगे। पी और पी की बात करें तो यहाँ भी सिग्मा बंध बन जाएगा, और ये किसके बीच होगा, हेलोजन हेलोजन के बीच में होगा, पी एक्स वाई पी एक्स जेड इनके बीच में होगा जब, ठीक है ना। और ये दोनों दिशात्मक है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो दिशात्मक गुण वाले होते हैं वो ज़्यादा अतिव्यापित होते हैं, तो यहाँ पर पी और पी जो आएंगे वो ज़्यादा अतिव्यापन करेंगे, सिग्मा वाले में ही सिर्फ हम बात करें, फिर एस पी और फिर एस और एस वाले जो होंगे वो सिग्मा बंध वाले ज़्यादा जो होंगे प्रबलता वाले अतिव्यापित होंगे, ठीक है ना। अब पार्श्व अतिव्यापन दूसरा हमारा है जिसमें पाई बंध बनेगा, है ना, साइड बाय साइड होगा, और ये केवल कौन बनाएगा, पी और डी बनाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर ऐसा है तो समझो वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनना है ना, पी के साथ, लेकिन डी जो होगा हमेशा क्या बनाएगा, हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। पहला है पी और पी का, तो पी और पी साइड बाय साइड जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर पी पाई जो है हमारे क्या बनते हैं, पाई बंध बनते हैं। और पी और डी को मिलाए तो यहाँ भी देखो ये चार लोब, जो जब चार पालियाँ आपस में मिलती है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर चार पालियाँ बनी वहाँ पर पाई बॉन्ड। और ये याद रखना कि पी पाई और पी पाई, या पी पाई और डी पाई में, है ना, यानी पी और डी जो होंगी वो ज़्यादा अतिव्यापित होगी। क्यों, क्योंकि उनकी भुजा जो है आपस में जो डी की है वो और अंदर तक जो है पी के यानी कि प्रवेश कर सकती हैं, तो इस वजह से जो है इनकी ज़्यादा
अतिव्यापत होगा भुजा के आधार पर। अब तीसरा है डी और डी में, तो यहाँ पर देखो ये भी ज़्यादा अतिव्यापित होगी उससे, पी और डी से, ठीक है ना, क्योंकि इनकी भुजा और ज़्यादा अधिक अतिव्यापत हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि डी और डी में जो है 5 तरह के जो हैं एक्स और वाई जेड के आधार पर, अक्षकों के आधार पर 5 तरह की आकृति बनती है। एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड वाई एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 तरह की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 4 जो होती हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, जिसमें 4 से 4 लोग मिल जाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, है ना। और हमारे क्या बनाएंगे यहाँ पर, वैसे पाई बॉन्ड तो सभी बनाएंगे, और एक जो चारों जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है मिल भी सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा बॉन्ड भी बन जाएगा। तो एक तो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा, और लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है, 8 लोग जब मिलते हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनता है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है उसमें 2 ही जो है हमारे क्या हैं, लोब्स हैं, तो यहाँ पर कोई डेल्टा बॉन्ड नहीं बनता। तो जो हमारा डेल्टा बॉन्ड हेतु है उसमें 8 लोग अतिव्यापित होते हैं, और तथा डी कक्षक के जो डेल्टा बंध बनाने वाले हैं वे सिवाय डी जेड स्क्वायर के सभी बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसे हम अंतरानाभिकीय अक्ष कहते हैं। अब उसमें अतिव्यापित हम देखेंगे अलग अलग अक्षों के आधार पर, जैसे कि मान लो एक्स और एस है, ठीक है ना। उसमें जब हम अतिव्यापित देख रहे हैं, दोनों गोलाकार हैं, इनको एक्स से लाते हैं तो ये एक्स से आपस में मिल जाते हैं, वाई से ला रहे हैं वाई से भी, जेड से ला रहे हैं तो जेड से भी, तो इनमें जो है क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा ही बनेगा, ठीक है ना। और ये जो नाभिकीय अक्ष से हम देखें तो यानी नाभिक से हमें देखना बिल्कुल बीचम बीच से, जैसे पी को ला रहे हैं, पी एक्स है, यानी नाभिक से लेकर आ रहे हैं पी एक्स को, और इधर एक्स को ला रहे हैं, तो ये एक्स और एक्स से मिलेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर हम इसको वाई से ले आए, ठीक है ना, एक्स वाले को उठाकर, यानी ये जो इस तरह से पी एक्स था, इसको हम वाई से ले आते हैं और इसको एक्स से तो यहाँ से लाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी बंध नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीच में नॉट होता है, तो नॉट से कोई बंध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब हम जेड से लाते हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरह की आकृति, और इसको भी ऐसे लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी जेड से भी कोई भी बंध नहीं बनेगा, यानी कि सिर्फ एक्स से ही हमें देखने को मिलता है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से पी वाई में भी यही होगा, सिर्फ वाई से हमें नहीं मिलेगा, और पी जेड में भी ये होगा कि सिर्फ जेड में हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जिस हमें अक्ष से दे रखा है वही अक्ष में, है ना, दूसरे जो हमारा एस वाला है उससे एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पांचवा है हमारा पी एक्स, और पी एक्स से जब हम ला रहे हैं तो ये भी पी एक्स है और इस तरफ से भी पी एक्स आ रहा है, तो जब इन दोनों को हम लाते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, किस कौन सी दिशा में, एक्स और एक्स के उसमें, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको यही एक्स और एक्स को कहाँ से ला रहे हैं, वाई से ला रहे हैं, तो यहाँ पर 4 लोग मिल जाते हैं, तो इससे पाई बॉन्ड बनता है। और इसे जेड से अगर हम ला रहे हैं तो यहाँ भी क्या होता है, 4 लोग मिलते हैं, तो हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर एक एक्स में तो हमारा सिग्मा बनेगा, बाकी में क्या होगा, पाई। इसी तरह से पी वाई में भी वाई पर जो हमारा सिग्मा बनेगा और बाकी में पाई बनेगा। और जेड में भी यही होगा कि जेड में तो क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा और बाकी में पाई होगा। अब पी एक्स और पी वाई में जब हम देखते हैं, यानी कि दोनों जो हैं एक्स और वाई की दिशा विपरीत है, एक एक्स पी वाई ऐसा है और पी जो हमारा वाई है वो ये है। तो अगर हम एक्स एक्स से लाते हैं तो ये लो उसके नॉट से मिल गया, कोई वो नहीं। और जब हम इसी को, है ना, ये मान लो यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, तो यहाँ भी कोई नहीं, और इसको यहाँ से वो जेड से ला रहे हैं, तो जेड एक्स और वाई तीनों में जब हम देखते हैं तो कोई भी बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, लोब से नहीं मिलते हैं, तो नो बॉन्ड। इसी तरह से पी एक्स पी जेड में भी वाई जेड, यानी कि अगर अलग अलग हमारे जो है ओवरलैपिंग कराई जाए, है ना, अलग अलग अक्षों से भी करा लो, किसी से भी करा लो, अगर अलग अलग में ओवरलैपिंग कराई जा रही है एक्स वाई की या जेड वाई, इस तरह से समान नहीं है कोई एक, तो यहाँ पर कोई भी हमें ओवरलैपिंग बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है। अब अगर हम डी एक्स वाई और डी एक्स वाई की बात करें, है ना, यानी कि एक तो इस तरह से, यानी ये होता है डी एक्स वाई, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है, और ये भी इसी तरह से यहाँ से भी आ रहा है। तो यहाँ से जब हम एक्स और एक्स से लाते हैं, ठीक है ना, चारों जो हैं बॉन्ड आपस में जो है वो मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा, जब डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई किस तरह से होती है आकृति इसकी, इस तरह से होती है। एक तो ऐसे हमारा वो डी वाई तो ऐसे होगा और डी एक्स ऐसे होगा, है ना, इस तरह से। हाँ, तो ये हमारी होगी सामने हमने इस तरह से, तो यहाँ से भी यही वाली चीज़ इस तरह से आएगी, ठीक है ना।
तो कितने लोब मिलेंगे आपस में, ये इस तरह मान सकते हैं ना, ये क्रॉस। तो यहाँ से जब हम x से ला रहे हैं तो यहाँ पर भी कितने 4 लोब मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और जब हम y से भी ला रहे हैं तो सिग्मा, लेकिन जब हम z से ला रहे हैं इस चीज़ को तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा बॉन्ड में, क्योंकि आटो के आटो लोग आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जब हम तो यहाँ पर x से और y से, यानी कि जो दोनों की वो दे रखी है दिशा उस x और y, तो उसमें तो हमारे क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड। और लेकिन अगर हम उल्टा यानी z से निकाले तो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। अब yz की बात करें तो dy z ऐसे होंगे, ठीक है ना, ये होंगे, एक तो बाहर की तरफ निकल रहा होगा और एक जो होगा y की तरफ होगा, ये भी इसी तरह से होगा। तो अगर हम dy z को x पे लाते हैं तो ये चारों अतिव्याप आटो के आटो लोब मिल जाएंगे, तो क्या मिलेंगे, डेल्टा। लेकिन y और z से लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 लोब 4 लोब आपस मिलेंगे, और इसी तरह से z से भी होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमें दे रखे हैं, यानी कि जैसे dxy में हमें z नहीं दे रखा, तो वहाँ पर तो डेल्टा बनेगा और बाकी में पाई। और yz में भी यही होगा कि उन दोनों में तो क्या बनेगा, पाई बनेगा, और लेकिन उसका उल्टा जो हमारा x है वहाँ पर डेल्टा। dxz में भी यही होगा कि y में तो हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा, और xz में क्या बन जाएगा, हमारा पाई बन जाएगा। और ये वाली बात ध्यान में रखना कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो प्रबल होगा, फिर उसके बाद डेल्टा होगा, और फिर हमारा पाई बॉन्ड होगा। क्वेश्चन है कि 2s का 2s और 2s 2p और 2p 2p का हमें ओवरलैपिंग सीमा क्रम बताना है। तो इसमें देखो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं कि पहले हमें n1 और n2 को प्लस करके देखना है। अगर n1 और n2 जो है उनका मान अधिक आता है तो ऊर्जा उनमें अधिक होगी, ऊर्जा जिसमें अधिक होगी तो वो कम अतिव्यापित होंगे, ठीक है ना, ये याद रखना, अतिव्यापन कम होगा। अब अगर मान लो इनका मान समान हो जाएगा, फिर हम देखेंगे p और p बॉन्ड जो होंगे वो अधिक होंगे, यानी अधिक अतिव्यापित होंगे, s और p उससे कम, और फिर s और s सबसे कम होंगे। अगर मान लो ये भी हमें यानी कि दो तीनों जो है इस तरह से समान दे रखे हों, p और p, s और sp, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको निकालेंगे कि 1s 2s 2p 3s जो है न्यूक्लियस से कितनी दूर है। जो जितना ज़्यादा अधिक दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी, और वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर कम ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है ना। और जिसकी जो न्यूक्लियस से पास होगा वो हमारा स्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी ऊर्जा जो है कम होगी, और वो जो है अधिक अतिव्यापन वो हाँ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के पास होगा वो ज़्यादा जो है होगा हमारा ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा था उसमें देखो, पहले हमने इन तीनों का n1 + n2 निकाल लिया, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि तीनों की जो है n1 + 2 वो समान है 4-4। अब ऊर्जा अंतर जब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एक तो sp है, एक pp है और एक ss है, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि जो pp है उसकी सबसे अधिक होगी, फिर sp फिर ss, तो ये हम निकाल लेंगे। दूसरा है 2s 2p, और इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी n1 + 2 निकाला। अब देखो अगर यहाँ पर हमें कुछ समान दे, जैसे 4 और 4 समान है, ठीक है ना, जो 6 है वो तो सबसे कम ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोला है कि n1 n2 जो है वो क्या होना चाहिए, उसका जितना अधिक मान होगा उसको ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी तो अतिव्यापन कम होगा, तो यहाँ पर वो तो सबसे कम अतिव्यापन वाला हो जाएगा। फिर हमारा जब 4 और 4 बराबर हो जाएगा उसके बाद 5, और फिर जब 4 4 की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक SS है और एक 2s है, एक है 1s 3s। तो यहाँ पर हमें देखो एक तो 2s यानी आपस में एक ही उसके मिल रहे हैं, और जब हम न्यूक्लियस से देखेंगे तो होता है 1s 2s 2p और 3s होता है, इस तरह से हम जाते हैं। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला है 1s 3s है, तो वो जो 3s है वो 1s से बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि किससे, 2s से, न्यूक्लियस से वो अधिक दूर है, तो उसमें ऊर्जा जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, जो ऊर्जा ज़्यादा है वो कम अनस्टेबल हो जाएगा, यानी उसमें अतिव्यापन जो होगा वो कम होगा, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हमारी जो स्टेबिलिटी है वो किस में होगी, 1s 2p में, जिसका कम n1 n2 है, ठीक है ना, n1 + n2 है। इसी तरह से तीसरा वाला भी यही होगा। और तीसरे वाले में एक बात ध्यान रखनी कि जो p और d होते हैं, है ना, उनका जो अतिव्यापन होता है तो p और p से अधिक होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उनमें भुजाएं अधिक जो है अतिव्यापित होती है, और d में उससे भी ज़्यादा होगी, यानी p और d से भी ज़्यादा अधिक जो होगी वो d और d में अतिव्यापित होंगी भुजाएं, ठीक है ना, तो उसकी उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, जो हमारा ये क्वेश्चन है।
अब अन्य अंतर्नाभिकीय कुछ ओवरलैपिंग भी है, जैसे कि पी एक्स को डी एक्स वाई से मिला है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमें कॉमन दे रखा है उसको छोड़कर जो है सिर्फ इसमें हमें बनेगा, यानी कि जो अनकॉमन है, जैसे कि डी एक्स और पी एक्स और डी एक्स वाई में हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, यानी कि सिर्फ वाई में जो है बंद बनेगा। और हमें पता है कैसा बंद बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। हम देख भी सकते हैं कि जैसे ये पी वाई और ये आ रहा है और ये हमारा एक्स है, तो इसमें जब ओवरलैपिंग कराई, ठीक है ना, तो ये जो है ये 4 बॉन्ड से अच्छा हाँ, तो हम जब मिलाएंगे इसको तो कैसा आएगा, ये हमारा ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और पी वाई और डी एक्स वाई में भी यही होगा कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे वाई को, और एक्स में सिर्फ बनेगी एक्स में पाई बॉन्ड हमारा बनेगा, और पी एक्स और डी एक्स जेड में भी यही चीज़ होगी। अब अगर मान लो हम ये करें कि डी पी जेड और डी एक्स वाई में जब हम देखें ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर तीनों जो है अलग अलग अक्ष के हैं, तीनों जो है अलग अलग। तो बोला जब अलग अलग चीज़ें होती है तो उसमें जो है कोई भी हमारा क्या नहीं बनता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये हमारी जो है ओवरलैपिंग वाली चीज़ें थी। अब हमने देखो वीबीटी देख ली, ठीक है ना, तो इसमें कमियां कुछ निकली, जैसे कि CH4 जब हम देखते हैं तो उसमें क्या बताया था उन्होंने, जो हिटलर और लंदन थे उन्होंने बताया कि जो CH4 है उसमें जब कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बंध बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक तो हमारा जब हम निकालते हैं तो एक तो 1s 2s वाला होगा, और एक 1s 2p, जो 3 कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, एक तो दुर्बल होगा और एक प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि वो p और s है और वो s और s है, ठीक है ना, यानी एक तो प्रबल हो जाएगा और एक दुर्बल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, चारों जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन थे वो कैसे थे हमारे बॉन्ड, उनमें जो ऊर्जा थी वो चारों में बराबर थी जब उनको हम तोड़ रहे थे। और अब उन्होंने बोला कि A3 में क्या हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स पी वाई और पी जेड है, तो 3 में तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक का जो है एस और एस वाले का उसका पता नहीं। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ नहीं ऐसा, यहाँ पर 109 डिग्री और 28 मिनट का सभी में क्या था, कोण था, ठीक है ना। ये चीज़ हमें यानी कमियां देखने को मिली वीबीटी में। तो इसी वजह से संकरण आया, हाइब्रिडाइजेशन आया, कि जिसमें क्या हम देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु में जो हमारे संकरण है उसको हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब उसी को जो है बंध निर्माण के पहले एक प्रक्रम होता है, उसमें सारे बंधों को हम जोड़ेंगे, जैसे कि अभी हम देखेंगे। और यह जो है यह पूर्ण भरित, अर्ध भरित और रिक्त सभी कक्षकों को संकरण में लेता है, यानी कि सभी भाग लेते हैं। अब देखो यहाँ किस तरह से कक्षक मिलते हैं, जैसे कक्षक अलग अलग हैं, ठीक है ना, जिसमें ऊर्जा असमान है, ऊर्जा जो है सामान्य और भिन्न, जो उस क्या नाम है, ऊर्जा कह रहा हूँ यहाँ पर, आकृति, जो आकृति है वो कैसी, समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। लेकिन जब हमारी ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है और जब संकरण हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, समान ऊर्जा हो जाएंगी, और आकृति भी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। कैसे, किस तरह होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे CH4 है, तो कार्बन का जो अगर हम देखें यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p2 हो रहा है। अब जब हम इन्हें कक्षकों में बनाते हैं तो ये देखो यहाँ पर अर्धभरित भी है, पूर्ण भरित भी है, और बाह्यतम कोश के हम लेंगे 2s 2p वाले लेंगे। तो अब हम इनका जब संकरण करते हैं और जब इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण और जो हमने क्या लिखा है यहाँ पर पुनर्वितरण होता है, तो यहाँ पर सभी कक्षक जो है समान ऊर्जाओं में बढ़ जाते हैं। तो ये सभी जो है आपस में जब मिल जाते हैं तो ये तीनों चारों मिलकर क्या बनाएंगे, sp3 संकरित हो जाएंगे। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी, और ये सारे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है आपस में बांट लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और हाइड्रोजन भी इसी तरह से 1s है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चारों जो कार्बन है और जो चारों हाइड्रोजन है वो आपस में कैसे संकरित होंगे, 1s और sp3 से संकरित होते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो है हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, संकरण को निकालने के लिए हम निकालते हैं स्टेरिक नंबर। तो ये जो स्टेरिक नंबर होता है वो कैसे निकलता है, कार्बन सेंट्रल एटम पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है ना, उसको जब हम प्लस कर देंगे मोनोटैलिट जो हमारे परमाणु की संख्या होती है, और ये क्या होती है अभी हम बात करेंगे, और माइनस कर देंगे आवेश से और बटे में 2। क्या है ये, देखो सेंट्रल एटम तो मालूम है जो कि हमारा केंद्रीय परमाणु होता है, जिसमें जो विद्युत ऋणता है वो क्या होगी, कम होगी, और जिसमें जो जो संख्या होती है अणु में वो क्या होती है, कम होती है। और ये याद रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन होते हैं वो कभी सेंट्रल एटम नहीं बनते हैं।
अब मोनोटैलिड क्या होते हैं परमाणु, जिनमें +1 और -1 आवेश होता है, जैसे कि हैलोजन ग्रुप्स वाले हमारे और हाइड्रोजन, उनमें क्या होता है कि उनकी जो संख्याएं होती है, यानी उनमें जो आवेश होता है +1 या -1 होता है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनकी जितनी भी संख्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और -1 कर देंगे हम आवेश से। अब आवेश ध्यान में रखना है कि उनको साइन के साथ लिखना है, जैसे कि अगर माइनस में तो माइनस में ही लिखना है और प्लस में तो प्लस में लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आगे जाकर प्लस हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा हमारा। अब इसी से हम यानी स्टेरिक नंबर से हम लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। लोन पेयर के लिए हम क्या कर देंगे, स्टेरिक नंबर को माइनस कर देंगे परिवेश परमाणु की संख्या से। अब ये क्या है परिवेश परमाणु, कि जितने भी बचे कुचे जो हमारे सेंट्रल एटम के अलावा परमाणु हैं उन सब की संख्या को हम माइनस कर देंगे स्टेरिक नंबर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। अब देखो मान लो स्टेरिक नंबर आ गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, तो 7 तक हमें ध्यान रखना है कि उसका जो संकरण होगा क्या होगा, 2 का होगा sp, 3 का sp2 और 4 का sp3, 5 का sp3d हो जाएगा और 6 का हो जाएगा sp3d2 और 7 का हमारा हो जाएगा sp3d3। तो ये हमारी चीज़ें। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लो SO2 का हमें संकरण और लोन पेयर की बात करें तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर देखना है। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा, कार्बन है ना, क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणता और इसमें जो संख्या है अणु में वो उसकी कम है, तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने, कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस जो उसमें +1 और -1 माने परमाणु है, ठीक है ना, उनको हमें इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो होता है आवेश वो कितना होता है, -2 होता है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई प्लस नहीं होगा और आवेश है नहीं इसमें, तो कोई माइनस नहीं होगा आवेश से, बाई 2 कर देंगे, किससे, 4 का बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हमारे क्या आ जाएंगे, संकरण यानी sp हो जाएगा। लोन पेयर की बात करें तो हमारा जो हमारा स्टेरिक नंबर है उसको माइनस कर देंगे, बचे सभी परमाणु, कौन सा है, 2 हमारे परमाणु हैं, तो हमें SN यानी 2 स्टेरिक नंबर और -2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा लोन पेयर, 0 हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। अब CH4 का इसी तरह से हम स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं। कार्बन का क्या होता है हमारा, वैलेंस जो है 4 होता है और प्लस कर देंगे 4 से -0/2 और इस तरह से 4 sp3 आ जाएगा। लोन पेयर की बात करें तो 4 में से 4 के 0 आ जाएगा। अब H2O ये हमारा मेन है, तो जो हम मेन है उसको हम बात करते हैं। तो H2O में जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को बनाना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ऑक्सीजन है, हाँ, तो ऑक्सीजन जो होगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 6, और जब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि +1 माइनस वाले परमाणु है, हाँ हाइड्रोजन, तो उसमें क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और माइनस कोई आवेश है नहीं, बाई 2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा यानी sp3 हो जाएगा संकरण, और स्टेरिक नंबर से माइनस कर देंगे हम किसका, जो बचे परमाणु कितने, 2, तो यहाँ पर 2 हमारे लोन पेयर, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं जो कि हमें मालूम है। इसी तरह से जिनॉन, ऑक्सीजन और F2, तो इसमें जब हम देखेंगे तो जिनॉन का जो हमारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 8 होता है, तो 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो भाग लेगा नहीं क्योंकि इसमें +1 -1, लेकिन हेलोजन F2 है यहाँ पर तो +2, और आवेश यहाँ पर कोई नहीं है, और तो यहाँ पर सिर्फ बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 जो हमारा स्टेरिक नंबर आ जाएगा यानी sp3d हो जाएगा। और यहाँ पर जब लोन पेयर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर से माइनस कर देंगे किसका, जो हमारे बचे परमाणु, जिसमें 3 इसमें परमाणु, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे हमारे। तो इसी तरह से और भी हैं आगे, जैसे कि एक बात करते हैं CO3-2 की, तो यहाँ पर देखो आवेश आ गया और आवेश को साइन के हिसाब से साइन में ही लिखना है हमें, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। स्टेरिक नंबर निकालेंगे, इसमें परमाणु सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है हमारा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर कोई क्या है हमारा +1 -1 वाला परमाणु नहीं, तो उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर आवेश है तो आवेश को हम लिखेंगे माइनस, और उसको भी माइनस के ही साइन में लिखेंगे बाई 2, तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से 2 गया मतलब 4 आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा। और लोन पेयर की बात करें तो 3, और जो उसमें बचे परमाणु कितने, 3, तो लोन पेयर कोई नहीं होगा। तो इस तरह से अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी।